भुज अर्थक्वेक ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि 2001 में 26 जनवरी को आया था। ये ज्यादा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें से आपको इसका मैग्नीट्यूड याद रखो। रिक्टर स्केल पे इसका मैग्नीट्यूड था 6.9। उसके बाद इसको रिपोर्ट किया था इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये ऊपर न्यू दिल्ली। मैं आपकी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, अब आप लोगों के पास जो बुक है उससे। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया था। उन्होंने रिपोर्ट किया कि इसका जो एपी सेंटर था दैट वाज लोकेटेड नियर बाछू। ये भी कच्छ में एक जगह का नाम है, भुज के साथ में। इस अर्थक्वेक की जो फोकल डेप्थ थी वो 25 किलोमीटर थी। तो आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये डीप अर्थक्वेक था, शैलो था या मॉडरेट था, वट एवर इट में भी। तो 25 किलोमीटर पे डिपेंड होकर के यू कैन क्लासिफाई। इसकी जो रेडियस सॉरी इसकी जो रेडियस थी दैट इज विद इन फॉल्ट एरिया इज 23 किलोमीटर्स लिखा हुआ है। इससे जो मेजर सिटीज अफेक्ट हुई उसमें था, सबसे पहले भुज का नाम है, दूसरा कांडला पोर्ट का नाम है, वहीं पे एक बंदरगाह है गुजरात में। फिर अहमदाबाद है, राजकोट है, सुंदरनगर है। ये मेजर सिटीज थी जिनमें या तो कैजुअलिटीज हुई या डैमेज हुआ, यानी या तो लोग मरे हैं या हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो गिरी हैं, या बिल्डिंग्स गिरने के कारण लोग मरे हैं। अब यहाँ पर किस टाइप की कंस्ट्रक्शन थी भुज में या गुजरात में, जिस एरिया में ये भूकंप आया वहां पर कंस्ट्रक्शन टाइप्स क्या थी? तो सबसे पहले है, वहां पर थी ट्रेडिशनल अर्दन हाउसेस और कच्चा हाउसेस। मिट्टी से बने हुए घर थे जो रेनफोर्स्ड थे विद वुडन स्टिक एंड सन ड्राइड क्ले ब्रिक कंस्ट्रक्शन, और उसमें कच्ची ईंटें लगाई गई थी। कंस्ट्रक्शन यानी ये जो दोनों कंस्ट्रक्शन थी कच्चा हाउसेस की, चाहे वो रेनफोर्स्ड विद वुड स्टिक हो या फिर सन ड्राइड क्ले ब्रिक हो, इन घरों को बनाने में, बिल्डिंग्स को बनाने में जो कंस्ट्रक्शन प्लान थे वो सर्कुलर थे। सर्कुलर प्लान होने के कारण उसका डायमीटर जो है वो 4 to 8 मीटर है। और इस तरीके के जो वहां घर और स्ट्रक्चर बनाते हैं गुजरात में, उसको आप इसको भुंगा या भंगा जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, भंगा नाम दिया जाता है वहां की लोकल लैंग्वेज में, गुजराती में। ये जो कच्चा हाउसेस बनाए हैं इनकी वाल जो है, बिल्डिंग की वाल हैज बीन रेज्ड ऑन सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन यूज की गई है बनाने के लिए, विद कोनिकल रूफ एट टॉप। नीचे एक फिगर दी गई है, ये देख सकते हो आप, ये फिगर नीचे शैलो फाउंडेशन यूज की है इस बिल्डिंग में, वॉल्स बनाई गई हैं, उसको रूफ से सपोर्ट किया गया है, और रूफ से सपोर्ट करने के लिए ये सर्कुलर जो है वो आर्च मशीनरी, रबर मशीनरी में आर्च यूज किया गया है। इस वाली में वुडन रूफ जॉइंट्स और प्लैंक्स यूज किए गए हैं। यानी इसमें जो रूफ हैं वो ऐसे फ्लैट रूफ की बजाय स्लोपिंग रूफ बनते हैं। थैच्ड रूफ बोला है इसमें, थैच रूफ का मतलब है स्लोप रूफ, बट कच्चे रूफ होते हैं जिसको हम जो पेड़ की टहनियां होती हैं या सरकंडे जिसको बोलते हैं वो यूज करके बनाते हैं, उसको बोलते हैं थैच रूफ। देन जो गांव में हाउसेस बने हैं वो रैंडम रबल मशीनरी से बने हैं, या तो उनमें लाइम मोर्टार यूज किया गया है, या मड मोर्टार यूज किया गया है, या सीमेंट मोर्टार यूज किया गया है। अब इन हाउसेस का जो रूफ है, जो गांव के हाउसेस हैं
इसको डस्टबिन पड़ी गई इसमें। अच्छा चल रख। जो रूफ है उनको कवर किया गया मैंगलोर क्ले टाइल से। रूफ जो है उनको यानी छत जो है वो यूज की गई है मैंगलोर क्ले टाइल्स। विलेजेस में, अर्बन एरियाज में जो हाउसेस थे वो ड्रेस्ड स्टोन यानी वेल ड्रेस्ड यानी जिसकी शेप एंड साइज हमें पता हो ऐसे यूज किए गए, या कंक्रीट ब्लॉक लगा करके हाउसेस बनाए गए। वहां की टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हुई, या तो कच्चे हाउसेस थे या रैंडम रबल मशीनरी थी। ये दो टाइप उन्होंने बताई। अब इन दो टाइप के ऊपर डिपेंड होकर के डैमेजेस और नॉन डैमेजेस, कहां पर नुकसान हुआ और कहां पर नहीं हुआ। अब नुकसान कहाँ ज्यादा हुआ, जहां पर स्टोन मशीनरी यूज की गई विद मड मोर्टार और उनमें कोई अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर एज पर IS 4326 यूज नहीं किया गया। देखो, विदाउट एनी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर एज पर IS 4326 इज मोस्टली यूज्ड इन रूरल एरिया। गांव में किसी को नहीं पता कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो वहां पर नुकसान ज्यादा हुआ। और वो नुकसान किस फॉर्म में हुआ? पहला, क्योंकि कोई ये नो बैंड्स का मतलब मैं बताऊंगा बेटे, अगले चैप्टर में बताऊंगा। नो बैंड्स का मतलब है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। हम DPC लेवल डालते हैं, फिर सिल लेवल डालते हैं, फिर लिंटर लेवल डालते हैं और फिर रूफ लेवल डालते हैं। तो हम अपने घर में जब ये डिफरेंट लेवल्स पे पहुंचते हैं तो हम अपने घर को इंटीग्रेट करते हैं, यानी एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बैंड्स। दूसरा पॉइंट है कि उसकी छत जो है उसकी दीवारों से अटैच नहीं की जाती थी। नो बॉटम टाई मेंबर यानी छत के नीचे कोई टाई मेंबर यूज नहीं किया गया। उनको आपस में जोड़ा नहीं जाता था। सिंपली छत जो है ऊपर से बीम पे या वॉल्स पे सपोर्ट की जाती है। तो दैट्स व्हाई इट इज टू बी नोन एज नो बॉटम टाई मेंबर। देन ऐसे कच्चे हाउसेज में या ऐसे हाउसेज में जिसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखा गया या फीचर्स का ध्यान नहीं रखा गया, तो वो कहाँ फेल हुए? कनेक्शन बिटवीन वॉल टू रूफ एंड कनेक्शन बिटवीन वॉल टू वॉल एंड विद इन द वाइड्स ऑफ द वॉल। वाइड्स क्या है? वाइड्स क्या है? एक स्टोन वॉल ऐसे बनी है वर्टिकल। वो स्टोन वॉल दो हिस्सों में होती है, एक लेफ्ट तरफ का हिस्सा, एक दूसरा वाइट जो है राइट तरफ का हिस्सा। उन दोनों को ट्रू स्टोन के साथ जोड़ते हैं। एक बड़ा स्टोन दोनों के बीच में विड्थ वाइज लगा दिया जाता है। जहां पर हम नो थ्रू स्टोन प्रॉपरली जगह पर जिस हाइट पे आना है वहां पर नहीं यूज किया, या जो दो हमने स्टोन यूज किए उनके बीच में जो मोर्टार है उसको सही ढंग से नहीं भरा बीच की जगह को, तो वो फेल हो गई कनेक्शन। अब इसमें कुछ नॉन डैमेज भी थे। रैंडम रबल मशीनरी में जहां पर सीमेंट मोर्टार यूज किया गया और रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब यूज की गई, जिसमें प्लिंथ बैंड भी डला है और लिंटल बैंड भी डला है। चाहे वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी चाहे वो डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। यानी उनमें क्रैक्स आए लेकिन कम आए, डैमेज हुई तो कम हुई, कोलैप्स नहीं हुई। डैमेज तो हो सकती हैं, डिफॉर्मेशन हुई थी उनमें, लेकिन कोलैप्स नहीं हुई। ये उसकी नॉन डैमेज पॉइंट। अब इन बिल्डिंग्स में जहां पर वॉल रूफ इंटरफेस had nominal sliding and separation and the wall between plinth and lintel band sustained shear cracks। अब मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थक्वेक, जिस डायरेक्शन में अर्थक्वेक की मूवमेंट है उस तरफ shear वॉल है, और जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थक्वेक के परपेंडिकुलर वॉल है उसमें वो कौन सी है? फ्लेक्सुरल वॉल है। तो
फ्लेक्सुरल वॉल ओवरटर्न होती हैं, जो शियर वॉल है वो स्लाइड करती हैं। तो इन दैट केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, ओवरटर्निंग नहीं हुई। अगर ओवरटर्निंग होती तो कोलैप्स हो जाती, कोलैप्स तो हुई नहीं, लेकिन शियर, हल्का शियर जरूर हुआ उसमें। देन इसका सी पार्ट, ही सेज कि जहां पर क्ले ब्रिक लगाई गई या सीमेंट ब्लॉक लगाए गए विद सीमेंट मोर्टार और मड मोर्टार हैव डिपेंडेंट अपॉन द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फीचर, वो उन्होंने किस तरीके से बॉन्डिंग की उसके ऊपर डिपेंड हो गया कि वो कोलैप्स हुई कि नहीं हुई, बट क्रैक्स जरूर आए, डिफॉर्मेशन जरूर हुई। वहीं पर बेंटोनेट फैक्ट्री बिल्डिंग थी और कुछ स्टोन ब्लॉक मशीनरी थी विद लिंटल बैंड नियर भुज, एस्केप्ड फ्रॉम डैमेज, उसमें कोई एस्केप नहीं हुआ। ये देखिए लास्ट वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर जो आपको एफ पार्ट नजर आ रहा है, नो डैमेज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल बैंड्स, क्योंकि इसमें नीचे सिल लेवल पे, उससे पहले प्लिंथ लेवल पे, फिर लिंटर लेवल पे, फिर रूफ लेवल पे, सही हर जगह इसमें जो है बैंड डले हुए हैं। बैंड क्या है? सीमेंट कंक्रीट का जो है विद रेनफोर्समेंट, एक टाई बीम मेंबर है वो डाल दिया जाता है, उससे ये बिल्डिंग जो है वो एज ए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर काम करती है। अब इसका लास्ट पॉइंट है, the main cause of failure of masonry building was recycled construction material and the structure without earthquake resistant feature। ऐसे बिल्डिंग्स जहां पर रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया गया या जहां पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर्स नहीं यूज किए गए, वो बिल्डिंग्स ज्यादा फेल। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। ये समझ में आ गया? अब आप इस बुक को पढ़ सकते हो। यस सर। अब शायद आप लोगों को ये बुक जो है समझ में आ जाएगी। बहुत स्टूडेंट इसको पढ़ने से डर रहे थे कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। मैं एक एक करके ये सारे पॉइंट्स आपको बता दूंगा। क्लियर है सभी को? सर प्लीज एक बार पीडीएफ भेज देना सर। पीडीएफ? हाँ जी सर। ठीक है भाई, भेज देंगे पीडीएफ भी, बट पीडीएफ भेजने के मैं मूड में नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग फिर पढ़ते नहीं हो, सर्च नहीं करते। जो चीज आपको खुद सर्च करके हमें भेजनी चाहिए कि सर इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, हम आपको भेज रहे हैं। अरे टीचर के पास तो स्टूडेंट्स अलग अलग किताबें लेकर के आते हैं, देखो जी आप तो ये पढ़ा रहे हो और इसमें तो ये लिखा है, ये बताओ हमें तो क्या लिखा है भाई? हेलो। हाँ जी सर। मैं कहा टीचर के पास तो स्टूडेंट्स बुक्स लेकर के आते हैं,